बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे और ईद की तैयारियां घरों पर रहते हुए ही कर रहे होंगे। अब तो मुकम्मल हो गई ना, कल सब कुछ खत्म हो गया और कल अफसोसनाक चीज़ क्या थी इशाल, कल जो तस्वीर हम देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह बाज़ारों में रश था और ऐसे लग रहा था कि मतलब कि अगर ये कहा जाए ना, जो हम कुंभ के मेले की बात कर रहे थे भारत की, उससे कोई कम सूरत हाल नहीं थी। इतने ज़्यादा लोग, हैरत थी और शर्म आ रही थी कि इतना समझाने के बावजूद, इतना कुछ बताने के बावजूद, इतनी मुश्किल हालात में अपने हमसायों को देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए, फिर भी लोग ऐसे बाहर निकले हुए थे कि इतने ज़रूरी काम नहीं हो सकते। ये कैंपेन्स चलाना, हमारा बार बार ये कहना ज़ाया गया कि बाहर ना निकलें, एहतियात करें, घरों पर महदूद रहें। अगर एक ईद सादगी से मना ली जाएगी या फिर लास्ट ईद के कपड़ों को यूज़ करते हुए मना ली जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप महफूज रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं विशाल, अचानक तो फैसले नहीं हो गए ना, हम सबको पता था कि सिचुएशन क्या थी, क्या सूरत हाल है। आपने अगर आखिरी दिन ही 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर अपने फैसले करने थे, जाकर शॉपिंग करनी थी या देखने जाना था कि कितना रश है, तो फिर हम अफसोस ही कर सकते हैं। और जो हमने कोताही कल की है, खुदा न खास्ता में 1 हफ्ता लग जाएगा वो समझते हुए कि उसके क्या असरात आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर फिर ऐसे खुदा न खास्ता, हम बार बार यही कहते हैं खुदा न खास्ता, अगर ऐसे कोई असरात सामने आते हैं तो हम ब्लेम किसको करेंगे? हुकूमत को, कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए, हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए, सख्त फैसले लिए गए, स्कूल्स की बंदिश जो है वो हमारे सामने थी, हाथ जोड़े गए, वुज़रा हाथ जोड़ रहे थे कि जी के ना निकलें बाहर। लेकिन हमने क्या किया, हमने कल वो तस्वीर ऐसी थी, आप सबने देखी है क्योंकि माशाल्लाह आप में से कई लोग तो बाहर थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें जो सबक दिया गया था हमने उससे कुछ नहीं सीखा, जो हमने अपने हमसायों से कुछ नहीं सीखा, दूसरे ममालिक से कुछ नहीं सीखा। हमने अपने मुल्क में, हमारे इस वक्त शरह जिन शहरों में बढ़ रही है वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। सिर्फ ये लाहौर की नहीं है, सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये तमाम सूबों की बात है, बढ़ती चली जा रही है, बलूचिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। और जो हम क्रिटिकल सिचुएशन की बार बार बात करते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर गलत हैं। हाँ, अभी भी लोग ये बातें कर रहे हैं, मतलब कि कैंपेन्स चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे जो कि शर्मनाक हैं कि जी हम नहीं मानते हैं इस लॉकडाउन को, हम नहीं मानते हैं इन सख्तियों को। खुदारा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी के लिए कुछ फ़िक्र कीजिए। और अब क्योंकि चीज़ें बंद रहेंगी तो अब आप लोग जो है ना घरों में सुकून करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा वक्त गुजारें, आपको वक्त मिला है। और जिस तरह से इशाल कह रही थी, एक ईद जो है ना वो घर में गुजार लें, अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से गुजार लें। पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए इतना तो हमें करना चाहिए, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है कि हम ना सिर्फ इससे अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जानें महफूज रख सकते हैं, अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं, बल्कि कुल आलमीन जो मतलब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम लोग उनको महफूज रख सकते हैं। कहते हैं किसी एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। आपसे किसी एक को वायरस लगता है तो उसको महफूज आप रख सकते हैं। तो अगर आपने किसी एक को महफूज रखा, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी इंसानियत को महफूज अपनी कोशिश तो करें, मतलब कि हम एहतियात कर सकते हैं। अगर हम ये, मैं कई लोगों को इशाल ये कहते हुए सुनता हूँ, आज हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा दिल बहुत दुखी था कल वाली तस्वीर देख के। और हर शख्स जो था, वो जो समझदार आदमी था, वो पोस्ट कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हम आपको ये कह रहे हैं कि हम इसलिए आप लोगों को बार बार ये बात करते हैं, हम बार बार ये आपसे जिक्र कर रहे होते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं सूरत हाल इतनी ख़राब है। कुछ लोग ये कहते हैं जो कि मतलब जिससे लोग कन्विंस भी हो रहे होते हैं कि जी कि फ़लाँ शख्स ने इतनी एहतियात की इशाल, इतनी एहतियात की, फिर भी उसको कोरोना हो गया। ये एक ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है जिसके बाद बाकी सारे कहते हैं हाँ जी भाई बाहर फिरें, कुछ नहीं। अपनी कोशिश तो कीजिए। कई ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने इतनी एहतियात की और वायरस उनके करीब से भी नहीं गुजरा, वो महफूज रहे। ख़ास तौर पर हम अपने बुजुर्गों के लिए ये बात करते हैं कि उनको हम जितना महफूज रख सकें रखें। बच्चों को भी महफूज रखें, बच्चों की भी तफरीह जो है ना वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी। उन्हें दूसरों की तरफ जाने से मना करें, बाहर निकलने से मना करें। यहाँ पर हम मेरे ख्याल में कोरोना वायरस की हम बात करेंगे। हुकूमत ने बड़ा इकदाम किया। आज वो पहला दिन है कि जब सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ ज़रूरी अशिया जो आप ले सकेंगे, आप
ग्रॉसरी कर सकेंगे घर के लिए, थोड़ी बहुत जो आपने करनी होगी, आप फार्मेसीज़ पे जा सकेंगे, आप पेट्रोल वगैरह डलवा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आज ही के दिन 8 मई को ये लॉकडाउन लगने का कहा गया था और इसका पहले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ शाम 6 बजे से ही शॉपिंग का वक्त ख़त्म हो गया था। सिंध के अलावा मुल्क भर में ईद से पहले बाज़ार खुले रहने का आखिरी दिन भी तमाम हो गया और 6 बजते ही इंतज़ामिया ने मार्केट्स बंद कराने के लिए मुतहरक हो गई। इंतज़ामिया मैदान में आ गई। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा भी कि फिर से, जैसे हम बार बार बात कर रहे थे, आपको बता भी रहे थे कि जो रश था वो इतना ज़्यादा था कि सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम रही। ना सिर्फ मार्केट्स के अंदर रश था बल्कि गाड़ियों की भी लंबी कतारें रोड्स पर लगी हुई थी और रश के बायस बहुत सारी जो है वो गाड़ियाँ फंसी रहीं काफ़ी देर, बहुत देर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मतलब ये लोग ये भी शिकायत कर रहे थे कि इतना हमने ट्रैफिक जाम नहीं देखा जितना हमने कल देखा। और ख़रीदारों ने तो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई हैं। ये हम सब ने जो है तस्वीर में देखा है, हम वैसे भी देख रहे थे, हम बात भी पहले कर रहे थे। आवाम की सहूलत के लिए स्टेट बैंक ने पीर और मंगल को बैंक खोलने का ऐलान किया और पंजाब में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को हफ्ते और इतवार का रिलीफ दिया गया है कि लोग जो नहीं कल जा सके हैं वो अपने प्यारों के पास जा सकें, अपने आबाई इलाकों में जा सकें, जो कि एक खुशाइंद फैसला है। लोग खासे परेशान थे। ये भी बंद होगा, मतलब पीर तक आप मतलब जा सकते हैं। सैटरडे संडे का दिन आपको दिया गया। पीर से ये रिलीफ भी खत्म हो जाएगा। पीर से दोबारा से लॉकडाउन की सूरत हाल होगी। ट्रांसपोर्ट के लिए भी मासवाई प्राइवेट गाड़ियों, रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गई, जिनमें निस्फ सवारियों की इजाज़त होगी। मतलब आप आधे पैसेंजर्स बैठा सकते हैं। 50% कैपेसिटी पे लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार हमें किया है कि रमज़ान के आखिरी दिनों समेत ईद के जो अय्याम है इनमें कोरोना के फैलाव में इंतहाई ख़तरनाक इजाफा हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से सिंध में केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर अगर ना इख्तियार की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद के दौरान जहाँ भी जाएं मास्क पहनकर रखें, समाजी फासला ज़रूर अपनाएं और जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। कल फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने एक बात की है, उस बात का काफ़ी मजाक भी खैर उड़ाया गया है। मतलब उन्होंने बात यही की है कि जिस तरह एक तरीक़ाकार है, मतलब कि रिवायत है, हम गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं, कोशिश कीजिए कि ना मिलें हम। मतलब कि अगर दूर से भी ईद मुबारक कह देंगे तो हम अपनी तरफ से दूसरे को कर्टियस हो रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि जी ये हम एहतियात कर रहे हैं, ज़रूर एहतियात कीजिए। कोशिश करें कि अगले को मजबूर ना किया जाए कि वो बेचारा एहतियात कर रहा हो और आप उसको गले मिल रहे हों। तो दूर से आप मतलब ईद मुबारक कह सकते हैं, आप हाथ हिलाकर ईद मुबारक दूर से ही जो है ना वो सलाम कर दें ताकि कोई करीब आए ही नहीं। मेरे सारे जो हैं कजन्स वगैरह वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। मैं तकरीबन ये कहता हूँ मैं 1 किलोमीटर दूर से ही ना हाथ सीने पे रख लेता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि भाई मैं हाथ नहीं मिलाना चाह रहा हूँ। तो मास्क का भी इस्तेमाल, लेकिन इसके बावजूद लोग जब आते हैं और आते फौरन से पहले हक कर लेते हैं। जी ये जैसे हमारा एक ट्रेडिशन है, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन नहीं, सलाम करना ज़रूरी है, ये गले मिलना ज़रूरी नहीं है। आप दूर से रहते हुए सलाम। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद के हवाले से हम बात, तो DC इस्लामाबाद ने बात की थी कि 80% जो लोग हैं वो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं और साथ को जून का भी जिक्र किया गया था कि शायद अगर ऐसे ही हालात रहे तो जून तक हमारे विफाक से जो है ये वबा कम हो सकती है, खात्मा हो सकता है। हम DC इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शफकात साहब, उनसे ही बात करते हैं। हमजा शफकात साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद में 80% लोगों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद किस तरह मुमकिन बनाया गया, आप ये बात कर रहे थे, और ये कैसे पता लगा कि 80% लोग जो हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं? क्या क्या इक़दाम किया आपने? इस्लामाबाद के अंदर जो NCOC का डाटा पब्लिश हो रहा है उसके मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर जो SOPs कंप्लायंस है वो मोर और लेस 80% है और बाकी शहरों की बनस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ चैलेंजिंग एरियाज़ हैं। कई जगहों के ऊपर यहाँ पर नहीं भी हम कामयाब हो सकते, कई सब्जी मंडियाँ हैं, रूरल एरियाज़ हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसमें सबसे पहले तो ये था कि हमने अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट की। हमने इधर इस्लामाबाद में बैनर्स भी लगाए, अपनी टीम्स के साथ भी हमने जाके जगह जगह विजिट किया। मैंने खुद भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हर तरफ कोशिश की कि हम किसी तरह जो है इसको इन्फोर्स कराएं। फिर हमने इस्लामाबाद चैम्बर को ऑन बोर्ड लिया और इस्लामाबाद चैम्बर ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। ट्रेडर एसोसिएशन ने कोऑपरेट किया और उन्होंने लॉकडाउन के ऊपर हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन ऑब्वियसली ये सारा काम विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नहीं पॉसिबल था। हमने 25 टीम्स बनाई हैं। हालांकि इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर नहीं है एज कम्पेयर टू लाहौर या कराची। इवन पिंडी से भी हमारी आबादी 50% कम है। यहाँ पे हमने 25 टीमें बनाई जो राउंड द क्लॉक हर मार्केट के ऊपर 24 आवर्स सर्वेलेंस करती थी। ठीक है। और हमने सेफ सिटी को भी इस्तेमाल किया। सेफ सिटी के कैमरास भी जहाँ पे रिपोर्ट करते थे वहाँ पर जाके हम इम्प्लीमेंटेशन करते थे, रेड करते थे, फाइन्स करते थे, अरेस्ट करते थे, सीलिंग, शटडाउन सारे हमने किए।
और उसकी वजह से रिलेटिवली मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में SOPC कंप्लायंस बेहतर हुई, और जो ओवरऑल अगर हम डेटा भी देखें तो इस्लामाबाद में 16% पॉजिटिविटी रेट से कम होते होते 5-6% पे हमारा आ गया। ठीक है DC साहब, इस्लामाबाद में कोरोना की मुस्बत शरह इस वक्त कहाँ खड़ी है और गुज़श्ता चंद दिनों में इसमें कितनी कमी आई है? नहीं, इस्लामाबाद में इस टाइम जो एक्टिव केसेस हैं वो तकरीबन 10,000 हैं। अच्छा। और तकरीबन 700 के करीब लोग जो हैं वो पूरे एक साल के अंदर अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो हमारा अभी जो पॉजिटिविटी रेशो है ये आज से रमज़ान से पहले 16% तक चला गया था, यानी कि डेली 800, 900, 800 केसेस पर डे आ रहे थे। लेकिन हमारी SOPs की कंप्लायंस की वजह से, अच्छी सर्वेलेंस की वजह से और वैक्सीनेशन की वजह से, अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से ये रेट करते करते अब 5% पे आ गए। और हम उम्मीद करते हैं कि ईद के ऊपर थोड़ा सा हमें चैलेंज है। ईद के शुरू के अंदर लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ पर मसला होगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हम मजीद अपनी जो पॉजिटिविटी रेशो है इसको 5% से भी नीचे लेके जाएंगे। शफकात साहब, जिस तरह से आप ईद की बात कर रहे हैं, यही खदशा हम सबको भी है कि गुज़श्ता बरस की तरह कहीं इस ईद पर भी SOPs पर अमल दरामद के हवाले से काफ़ी कोताही ना बरती जाए। तो आप क्या इकदाम उठाएंगे? क्या अमल दरामद पहले ही लोगों को डरा दिया जाएगा कि आप लोग बाहर ना निकलें, हम सख्त फैसले ले चुके हैं और उसके बाद शायद सजाएं भी दी जा सकती हैं? इस्लामाबाद के अंदर भी पहले की तरफ इस दफ़ा भी हमने SOPs इम्प्लीमेंटेशन की टीम्स बना दी हैं। हमारे लॉकडाउन के ऑर्डर्स भी निकल चुके हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन प्लान्स भी निकल चुके हुए हैं। हमने पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट के जितने इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है, सेफ सिटी को भी ऑन बोर्ड रखा हुआ है। वो लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंटेशन भी। क्या इस्लामाबाद में जून तक जिंदगी जैसे कि हम सुन रहे थे मामूल पर आ सकती है, और इसके लिए शहरियों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, क्या क्या इंश्योर करना होगा? अगर तो SOPs के ऊपर हमारी कंप्लायंस इम्प्रूव हो जाए जो कि अभी हुई है, पिछले 3 हफ्तों के अंदर काफ़ी बेहतर कंप्लायंस हुई है। और अगर हम साथ ही साथ जो हमारा टारगेट है, हम तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर हमारा प्लान है कि हम 5-6 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दें। तो अगर तो ये हम कर पाए तो इंशाल्लाह जुलाई के मिड के बाद से इंशाल्लाह मेरा ये असेसमेंट है, मैं इस पर कंफर्म तो नहीं कह सकता, असेसमेंट यही है कि अगर ये सारे हमने टारगेट अचीव कर लिए तो जुलाई के एंड में और अगस्त तक हम काफ़ी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलिटी पर वापस है। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। और वैसे हम ये बात करते भी हैं, शुरू से बात करते हैं कि इस्लामाबाद में लोग ज़रा जल्दी SOPs पर अमल दरामद करते हैं, ज़रा ज़्यादा समझ रहे होते हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादा समझदार लोग वहाँ पर मौजूद हैं बाकी दीगर जगहों के मुकाबले। मतलब वो सीरियस ले रहे हैं ना, कम से कम इसको संजीदा तो ले रहे हैं। अच्छा, फैसलाबाद की भी बात हो रही थी, जब हम लाहौर की बात कर रहे थे, गुजरांवाला की बात कर रहे थे, पंजाब में फैसलाबाद का जिक्र साथ हो रहा था कि जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ पर लेबर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मुश्किल भी होता है इंतज़ामिया के लिए कि उनको बताया जाए कि किस तरीके से आप अमल दरामद करें। फैसलाबाद डिवीज़न में क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी? कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से सर बताइएगा कि लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हम देखते हैं कि लेबर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब जब सब कुछ बंद होगा फिर शायद आसानी होगी कुछ। जी वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। बड़ी दुरुस्त आपने बात फरमाई। फैसलाबाद डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और फिर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में सिटी फैसलाबाद वो दरअसल पॉपुलेशन के हवाले से टॉप पर है और हमारे ज़्यादातर केसेस भी इसी रीजन में आते हैं। और इसी सूरत हाल के मद्देनज़र ये फ़ैसला किया गया था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में और उसके बाद ईद के दिनों में इनको साथ मिला के यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारी ताजरान से भी बात हो गई है, लेबर नुमाइंदों के साथ भी हमारी मीटिंग हो गई है और उनके ताउन से उनको सारी बात समझा के कि SOPs की अहमियत क्या है और किस तरीके से उस पर अमल किया जाएगा और उसकी तरीक़ेकार क्या होगा, ये आपस में तय करके फिर हमने इस लॉकडाउन का आगाज़ किया है। पाक फ़ौज भी हमारे साथ इसमें तावन कर रही है और इस लॉकडाउन में इस्तिस्ना अलबत्ता ज़रूर हासिल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। उनके साथ हमने ये तय किया है कि उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट वो बंद रहेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चलते रहेंगे। और उसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी सादी सी दलील है और वो यही है कि चूँकि ये हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इनके पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स होते हैं,
इन्होंने अपनी ख़ास तरीके से डेडलाइन को मीट करना होता है, तो इनकी प्रोडक्शन बंद नहीं हो सकती। ठीक है। उसका तरीक़ेकार हमने इनसे तय कर लिया है कि जी उनका आधी शिफ्ट में काम चलेगा, उनके HR और अकाउंट्स और एडमिन बंद रहेंगे, SOPs के साथ लोग आएंगे, वो उनकी जो मोनोग्राम कैरिंग व्हीकल्स हैं सिर्फ उनके अंदर उनकी लेबर मूवमेंट करेगी, सैनिटाइज़र का, मास्क का इस्तेमाल होगा, वो सारी SOPs हमने उनसे तय करने के बाद गुज़िश्ता रात वो नोटिफिकेशन कर दिया है। तो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। अच्छा कमिश्नर साहब, ये भी बताइएगा जैसे कि बैंक और दीगर ज़रूरी जो दफातर हैं उनका अमला जो है वो तो दफातर में जाएगा और वो खुले हैं, उन्होंने अगर जब घर जाना होगा ईद की छुट्टियों में, उन्हें क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जो सूबाई हुकूमत ने तय किया है जी इस वक्त, वो तो ये है कि जो ये 2 दिन हैं सैटरडे और संडे के, इसके अंदर तो ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। बाकी ईद से पहले 2 दिन के लिए 50% ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी। अच्छा। तो ये जो नुक्ता आप उठा रही हैं कि जिसमें कुछ ज़रूरी लोगों ने ज़रूरी काम के सिलसिले में घरों को जाना है, वो फिर उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जी कमिश्नर साहब प्लीज़ क्लियर कीजिएगा कि हफ्ता और इतवार यानी कि आज का दिन और कल का दिन ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। हमने तो ये हमें हमारे सामने चीज़ आ रही थी नोटिफिकेशन के मुताबिक कि हफ्ता इतवार खुली रहेगी और अगले मंडे से सब कुछ बंद हो जाएगा। ये प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। जी ये वीकेंड पे बंद होगी। अच्छा। और वीकेंड यही हफ्ता इतवार है। अच्छा, आगे यानी कि मंडे और ट्यूसडे को खुली होगी सर? उसके बाद खोली जाएगी, 50% पे काम करेगी वो। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं होता, जैसा कि आपने कहा कि फैक्ट्रीज का जो अमला है वो भी जाएगा, लेकिन SOPs आपने दे दी, अगर अमल दरामद नहीं होता या बाहर सड़कों पर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या कोई कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी? कार्रवाइयाँ तो मैडम रोज़ाना की बुनियाद पे ऑलरेडी हो रही हैं। मैं आपके साथ अगर फिगर्स शेयर करूँ, हमारे इसमें हज़ार इंस्पेक्शंस होती हैं डेली बुनियाद पर, और जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 है उसकी दफ़ा 18, दफ़ा 19 और दफ़ा 20 के तहत ये कार्रवाई होती है, जिसमें जुर्माना भी होता है और उसके बाद अगर कोई रिपीटेड वायलेशन करता है तो उसमें सज़ा भी उसको हो सकती है और कैद भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ जुर्माने की फ़िगर रोज़ की तकरीबन 100-150 होती है, लेकिन मकसद असल में कार्रवाई करने का ये नहीं है कि लोगों को जुर्माना किया जाए। कार्रवाई करने का मकसद ये नहीं है कि लोगों को जेलों में डाला जाए। कार्रवाई करने का असल मकसद तो ये है कि हम लोगों को एक पैगाम दें, उनको समझाएं कि SOP पे अमल दरामद करना उनकी सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और फिर यकीनन अगर फ़र्द महफूज है तो उससे माशरा महफूज है। तो उसके लिए जो हम तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीक़ेकार होता है। सॉफ्ट तरीक़ेकार में ये है कि हम उलमा कराम को इन्वॉल्व करते हैं, हम अदारों को इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद हम शहर में जा बजा छोटी छोटी कंपेन ऑफ अवेयरनेस चलाते हैं, आपका सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो इस तरीके से मास्क लगाएँ और SOPs पे अमल दरामद करें। तो वो हमारी एक काविश है जो कि मुसलसल चल रही है, और हाल ही में पाक फ़ौज ने भी हमें ज्वाइन किया। उनके साथ मिलके हमने सारे जो हमारे मेन तजारती मराकज़ हैं, जिस तरह के फैसलाबाद के 8 बाज़ार और घंटा घर बहुत मशहूर है, जिसमें फ्लैग मार्च की भी एक्टिविटी पिछले वीक में की गई, और उसके बाद फ़र्दन सबको जाके हमने इसकी अहमियत का एहसास दिलाया। तो उम्मीद तो की जाती है कि जी लोग इस बात को समझ भी गए हैं और बेहतरी आई भी है। यानी ये सिर्फ बात ऐसी नहीं जो मैं कर रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते में जब से भरपूर तरीके से इसको उजागर किया गया है, तो मुझे लोगों के अंदर बेहतरी खुद बहैसियत शहरी भी नज़र आती है। अच्छा। कि पहले अगर हम जाते थे तो हमें 5 से 10% लोग मास्क लगाए हुए नज़र आते थे। अब जाते हैं, जिस तरह मैं कल रमज़ान बाज़ार में गया, सरप्राइज़ विजिट था मेरा, मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई बंदा मिले कि उससे मास्क ना लगाया और मैं कोई थोड़ी सी कार्रवाई करूं, तो आप यकीन कीजिए मुझे वहाँ पे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला। 100% लोगों ने मास्क लगाया। बाजार के अंदर ये सूरत हाल है, तो हम कह सकते हैं कि बेलमूम यानी 80-90% लोगों ने मास्क कम से कम लोग इस वक्त जो हैं कोशिश कर रहे हैं, बात मान रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब, हमें कैपेसिटी अस्पतालों की जो है उस हवाले से बता दीजिएगा। कुछ खबरें गुजरांवाला की और फैसलाबाद के हवाले से अच्छी नहीं आ रही थी कि 90% से ज़ायद जो है वेंटिलेटर्स भर गए हैं, ऑक्सीजन के हवाले से कुछ बातें आ रही थी। अब क्या सूरत हाल है? केसेस कुछ कम हुए हैं गुज़श्ता 2 हफ्तों के बाद? जी, ये बड़ा ही ज़रूरी अमर है और बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसकी तरफ आप आए, तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके साथ बात करूंगा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त फैसलाबाद डिवीज़न में जो हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड हैं उनकी तादाद है 852। ठीक।
और दरअसल हम इसी फिगर को लेके चलते हैं। वैसे तो आप देखें ना, यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे एलाइड हॉस्पिटल है, उसकी बेड स्ट्रेंथ 550 के करीब है, सिविल हॉस्पिटल की बेड तकरीबन 300 350 है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गुलाम हमजाबाद हॉस्पिटल है। तो उस तरह से देखा जाए तो बेड कैपेसिटी तो 2-2.5 हज़ार है, लेकिन हम सिर्फ कंसिडर उस बेड को करते हैं जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन दस्तियाब है। ठीक है। क्योंकि कोरोना के मरीज़ जिस वक्त नमूनिया में दाखिल हो जाता है, हाँ जी, नमूनिया में दाखिल हो जाता है तो उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी भी आगे से स्टेजेस हैं। यानी जो मैडम आप फरमा रही है ना वेंटिलेटर वाली, वो तो आखिरी स्टेज है, उससे पहले ऑक्सीजन हम देते हैं उसको, और 15 लीटर, 11 लीटर, 9 लीटर, 8 लीटर तक ऑक्सीजन जो है वो बगैर वेंटिलेटर के हमारे पास सहूलत है कि हम मरीज को दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर खुदा न खास्ता वो 15 लीटर ऑक्सीजन पे भी उसकी तबीयत नहीं संभलती तो फिर हम उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करते हैं। ये जो फिगर मैंने आपको 852 का बताया ना, ये दरअसल वो फिगर है जिसके ऊपर हमारा मुकम्मल इक्विपमेंट मौजूद है हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के लिए। ठीक है। अब आज सुबह की सूरत हाल ये थी कि इन हमारी बेड कैपेसिटी है तकरीबन 60%, सही, यानी 852 में से तकरीबन 550 बेड वो ऑक्यूपाइड हैं एज ऑफ दिस मॉर्निंग। अच्छा, उस लिहाज से देखा जाए तो हम मरीजों के हवाले से और बेड कैपेसिटी के हवाले से कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। ठीक है। हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर 852 बेड हैं, इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर के बेड अब डाल लें तो ये स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। बिल्कुल तो जिस ट्रेंड पे इस वक्त मरीजों की आमद, हाँ, मरीजों की सिलसिला चल रहा है, यानी रोज़ के 100-125 फ्रेश एडमिशन हो जाता है, तकरीबन इतना ही हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम बेड के हवाले से और ऑक्सीजन के हवाले से तो कंट्रोल पोजीशन में नज़र आते हैं। दूसरी कार्रवाई हमने एक ये भी की है कि चूँकि फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल ये 2 मरकज़ी हॉस्पिटल हैं, और हमारे चारों दीगर अजला जिसमें चिन्योर, टोबा टेक सिंह और छंग शामिल है, उधर के मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है कि जी फटाफट बस रेफ़र कराएं और अलाइड हॉस्पिटल चल जाएं। तो हमने इस चीज़ पर भी वर्क किया है कि अभी जिस तरह टोबा टेक सिंह के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर वहीं के मुखैर हजरात की मदद से हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की खती रकम लगवा के उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ा लिया है। अच्छा, ठीक। इसी तरीके से झंग में है, इसी तरीके से चनियोट में है, जी हाँ, इसी तरीके से चनियोट में है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास छोटे अजला में जो मरीज़ आए उनको हम वहीं पे कंटेन करें, और सिर्फ नागुज़ीर किस्म की सूरत हाल में उनको हम फैसलाबाद। ठीक है सर, सिचुएशन कंट्रोल में है, ये बड़ी अच्छी बात है। कमिश्नर फैसलाबाद शान साहब सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 852 जो है हमारे पास वैसे बेड्स हैं और 515 के करीब 25 के करीब जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 65% उन्होंने बताया, हम तो 90 से ऊपर सुन रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है वो ठीक होकर रिकवर होकर डिस्चार्ज होकर घरों को जा रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हम एक ब्रेक लेते हैं, शाल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।